हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। सो अभी हमारा सिलेबस सारे बैचेस में खत्म हो चुका है और सिलेबस खत्म होने के पश्चात हमें अपनी नीट के एग्जाम के लिए क्या फाइनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हम लोगों ने साल भर में पढ़ा है और किस प्रकार से हम साल भर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हमने देखे हैं, कितने घंटे की हमने पढ़ाई करी है और इस पढ़ाई का क्या हमारे पास में निचोड़ निकल के आया है और ये जो निचोड़ निकल के आया है उस निचोड़ का उपयोग हमें आने वाली नीट एग्जाम के लिए किस प्रकार से करना है। इन बातों को डिस्कस करने के लिए मैं और मेरी पूरी बायोमेंटर्स की टीम यहां पर आज आपके सामने आई है। आज हम लोग यहां पर स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। और फिजिक्स में आप जानते हैं कि नीट के एग्जाम में आपके पास में 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से आपको सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस कंपलसरी ऑल शुड बी अटेम्प्टेड, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 5 छोड़ने का ऑप्शन यहां पर है। हमने फिजिक्स को क्लास 11th में 16 चैप्टर और क्लास 12 में 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और इस प्रकार से हम कहते हैं कि फिजिक्स में हमारे पास में 30 चैप्टर्स हैं। तो अब इन 30 चैप्टर्स में हम लोगों ने, मैं आपको पहले शुरुआत में डेटा पर बात करूंगा क्योंकि डेटा पर बात करना बहुत अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है और ये एक प्रूफ के साथ में हो जाता है कि हमने इतना किया है और ये सत्य बात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में फिजिक्स में टोटल 30 चैप्टर्स की हमने बात करी है, 30 चैप्टर्स इन फिजिक्स और इन 30 चैप्टर्स को कवर करने के लिए हमने 170 लेक्चर्स यहां पर कवर किए हैं। ठीक है, 170 लेक्चर्स हमने लिए हैं और हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन मिनिमम 2 आवर्स रहा है। हालांकि मैं जानता हूं आप में से कई लोग तुरंत बोलने वाले हैं कि सर आप भूल गए, आपने बीच में 2.5 घंटे के 3-3 घंटे के भी लेक्चर लिए, लेकिन हम यहां पर एक एवरेज बात कर रहे हैं। मैं टोटल ड्यूरेशन काउंट नहीं कर सकता, बट एक एवरेज हमने 340 घंटे फिजिक्स की पढ़ाई मिनिमम करी है और ये वो है जो हमने लेक्चर्स में देखा है, टू बी स्पेसिफिक लेक्चर में। अब हर लेक्चर के साथ में आप लोग जानते हैं आपको क्या मिलती है, डीपीएस। तो भैया हमने डीपीएस में क्या किया, हमारे पास में, मेरे पास में देखो पूरा डेटा का शीट ही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन से कुछ भी बोल रहा हूं। तो हमारे पास में 30 डीपीएस ऐसी थी बेटा जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। तो यहां पर हमारा 600 क्वेश्चंस यहां पर हमने डीपीएस की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। इसके बाद में हमारे पास में 140 डीपीएस ऐसी थी जिसका मैंने एवरेज लिया है 30। हालांकि कुछ डीपीएस 35-40 क्वेश्चंस की भी रही है, लेकिन हमने एवरेज को काउंट किया है 30 को। तो यहां पर 4200 क्वेश्चंस यहां पर हमने, तो इस प्रकार से 4800 क्वेश्चंस ये हैं जो हमने डीपीएस में प्रैक्टिस किया है। 4800 क्वेश्चंस हमने डीपीएस की मदद से क्या किया है, प्रैक्टिस किया है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा और हम यहां पर बात करते हैं हमारे टेस्ट पेपर्स। और एक और बात, मैं ये जो डेटा ले रहा हूं ये टारगेट बैच और फोकस बैच का है, एम्बिशन विजन बैच का नहीं है, क्योंकि एम्बिशन बैच सिर्फ 11th वालों के लिए है, विजन बैच सिर्फ 12th वालों के लिए। टारगेट और फोकस जिसमें हम पूरा सिलेबस कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं। यहां पर हमारे पास टेस्ट पेपर में 2 टेस्ट पेपर ऐसे रहे जिसमें 10 ही क्वेश्चन थे। फिर यहां पर 20 टेस्ट पेपर्स ऐसे रहे जिसमें 30 क्वेश्चंस थे। 6 टेस्ट पेपर ऐसे रहे जिसमें 45 क्वेश्चंस थे और 6 टेस्ट पेपर ऐसे थे जिसमें 50 क्वेश्चंस थे। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये 20, ये हो गया 600, ये हो गया 270 और ये हो गया यहां पे 300। तो ओवरऑल टोटल यहां पर देख लीजिए ये आएगा 1190 क्वेश्चंस। ठीक है, ये है हमारा कौन सा डेटा, टेस्ट पेपर का। कौन से टेस्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूं, ऑनलाइन टेस्ट पेपर जो आपका बैच शुरू होने के बाद में लिए गए हैं, जो हर वीक एवरी सैटरडे जो हमारा टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं इतने हमारे 34 टेस्ट हो चुके हैं टारगेट बैच में। मैं वहां तक का डेटा आपके सामने बात कर रहा हूं। इतना करने के बाद में आप जानते हैं यूट्यूब पे हम लोगों ने एक सीरीज ली थी, लाइव एमसीक्यू सीरीज। इस लाइव एमसीक्यू सीरीज के अंदर में हम लोगों ने क्या किया था, लाइव एमसीक्यू सीरीज में मैंने और जावेद सर ने दोनों ने मिलके बेटा यहां पर 871 क्वेश्चंस करवाए थे। मैंने और जावेद सर ने मिलकर 871 क्वेश्चंस करवाए थे और शिवम सर ने यहां पर आपको 630 क्वेश्चंस यहां पर करवाए हुए हैं। ठीक है,
तो ये जो टोटल हो रहा है 1476 क्वेश्चंस का टोटल यहां पर आपके सामने आ रहा है। इसके अलावा हमारी टीम ने और क्या किया? हमारी टीम में शिवम सर ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की। बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने के पश्चात शिवम सर ने आपको एक पीवाईक्यू सीरीज करवाई थी और साथ में आपको एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी। तो यहां पर लगभग 15 इंटू 30 450 क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करवाए हैं और 10 इंटू 30 लगभग यहां पे 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पर, क्योंकि देखो एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस कम होते हैं और एग्जाम्पलर जो होती है वो नीट वाले बच्चों के लिए एज वेल एज जेई वाले बच्चों के लिए होती है। तो ये दोनों कॉमन होती हैं। चूंकि दोनों कॉमन है तो हमने नीट वाले क्वेश्चन जो नीट में पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बेसिस पर आपको यहां पर ये जो टोटल होता है बेटा ये हो गया है आपका 750 क्वेश्चंस का। नाउ ये तो इतना हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द लेक्चर्स? भाई जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हर चैप्टर में हर लेक्चर में बिना न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझा पाना मुश्किल है। तो जो हमने 170 लेक्चर्स हमने लिए हैं, मैंने लिए, जावेद सर ने, शिवम सर ने जो मिला के लेक्चर लिए हैं, हमने कंसीडर किया है एवरेज। यहां पर मैं आपको बता दूं एवरेज कंसीडरेशन हमने लिया है। तो 170 लेक्चर इंटू 5 क्वेश्चन, तो यहां पर 850 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूं मैं। आप जानते हैं मेरे हर क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी हमने 5 का एवरेज लिया है हर लेक्चर को, क्योंकि कुछ लेक्चर ऐसे भी तो थे जहां पे पहला लेक्चर था, थियरी वाला लेक्चर था, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे। ठीक है, तो हमने 5 का एवरेज कंसीडर किया। हालांकि ये एवरेज ज्यादा है, ये बात मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये मिनिमम था। सो और एक लास्ट चीज और है बेटा, जो है आपको जो बुकलेट दी जाती है, कौन क्या दी जाती है? बुकलेट। कई लोग तो इसी शब्द को पहली बार सुन रहे होंगे। भाई जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक ऑनलाइन पीडीएफ मिलती है जिसमें पूरे चैप्टर के नोट्स होते हैं सिस्टमैटिक वे में, और उसके पीछे एक एक्सरसाइज होती है। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और बुकलेट में मैंने एवरेज लिया है बेटा 50 क्वेश्चन का, हालांकि क्वेश्चन बहुत जगह ज्यादा है, तो ये हो गए 1500 क्वेश्चन। सो ओवरऑल मैं अब समराइज कर देता हूं। तो समराइज करने पर मेरे पास में डीपीएस 4800, इसके बाद टेस्ट पेपर्स 1190, फिर लाइव एमसीक्यू जावेद सर और हमारे मिलके 1476, फिर यहां पर पीवाईक्यू और प्लस का एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू मिला के यहां पे 750, फिर लेक्चर क्वेश्चंस जो हमारे पास में यहां पर 850, और बुकलेट क्वेश्चन जो कि हमारे पास में हमने 1500 का एवरेज पकड़ा है। जावेद सर टोटल कितना आ रहा होगा? 6, 5 5 10 और 7 17 और 9 26, 6 हासिल 2 बराबर 9 और 2 11 4 15, 15 7 22 और 8 30 और 5 35, 5 3 4 5 6 और 4 10, 10,566 क्वेश्चन ये अभी तक का हमारे पास में डेटा है। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम बायोमेंटर्स में करवा चुके हैं। ये वो डेटा है जिसमें हमने मेरा, जावेद सर का और शिवम सर का काउंट किया है। हमारे साथ में अमित शुक्ला सर भी हैं, उन्होंने भी आपको रिकैप सीरीज के थ्रू आपको करवाया है। उन क्वेश्चंस को हम काउंट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उतना समय, मतलब ये कहिए क्योंकि उसमें क्या क्वेश्चंस के बेसिस पर ही सीरीज थी, तो कई बच्चों ने उसको अटेंड किया, कई ने नहीं किया। लेकिन हम टारगेट स्पेसिफिक की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये वो डेटा है जो सत्य है, इसमें कोई बनावटी वो नहीं है, और जो मैं बता रहा हूं वो मिनिमम है, क्योंकि यहां पर भी मैंने कई जगह मिनिमम एवरेज को कंसीडर किया है। इट इज द बेयर मिनिमम डेटा, बेयर मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमने किए हैं। लेकिन अब सिलेबस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इसके आगे क्या करना है? इसके आगे की बात करने के लिए देखो मेरे साथ में हमारी पूरी फिजिक्स की टीम यहां पर है। सो आई वुड लाइक टू कॉल एवरीवन, जावेद सर, अमित सर, शिवम सर, प्लीज सब लोग मेरे साथ में आइए। हम लोग मिलके एक बार स्टूडेंट्स को बोलें कि शिवम सर आप फ्रेम से बाहर हो रहे हैं, हम तीन ज्यादा बोले, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाऊंगा। जावेद सर आइए ना सर। तो जावेद सर हो गए, शिवम सर आगे क्या? हाँ आ गए। तो वी ऑल आर हियर टू टेल यू नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। तो जावेद सर
आपकी मैं बच्चों को एक बार बता देता हूं कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण आप बहुत बीच में आप नहीं थे, लेकिन बच्चे आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चे सर प्लीज आप पहले बच्चों को 2 शब्द जरूर आप बोलिए सर। हेलो बच्चों, तबीयत खराब होने की वजह से मुझे खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। इस वजह से मैं थोड़े मंथ 1 आध महीने आप लोगों से दूर रहा। बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को। अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और आपकी ये जो लड़ाई है, आपका ये जो एग्ज़ाम देने का युद्ध है, इसमें आपके साथ में 2 महीने बिल्कुल 100% हूँ। है ना? बहुत अच्छे से हम तैयारी करेंगे। सर ने इतने सारे डाटा दिए, तो मैं खुद चकित रह गया कि इससे बाहर क्या आना है, बताइए सर? बिल्कुल सर। ये बात हमने देखा, हम चाहते थे कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले और एक फाइनल टच। सर देखो क्या है ना कि बच्चों को एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद हाँ, कि क्या करना है, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, इसके लिए हमको बात करनी थी। तो बिल्कुल। आपका थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। और आप मतलब कि जो हेल्थ इश्यू देखो क्या होता है, किसी के साथ में भी हो सकते हैं और इसको हमें समझना चाहिए। बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे कि एकदम बिल्कुल, से कि बिल्कुल। जैसे ही चैप्टर आए जावेद सर एकदम से गायब हो गए। जावेद सर कहाँ छोड़ के चले गए? बेटा कहीं नहीं गए कहीं थे, नहीं हमने गए आपको बेटा, हम बताया भी था परिवार हैं। कि इट इज अ बायोमेंटस फैमिली, तो सब लोग यहीं रहने वाले, कहीं कोई नहीं जाने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट। सो जावेद सर क्रैश कोर्स में आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। क्रैश कोर्स के लेक्चर्स में जावेद सर रहेंगे। अमित सर, मैं आपके पास माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। अमित सर, अमित शुक्ला सर, मोर देन 37 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग। और मेरी उम्र भी नहीं है बेटा, 35 ईयर्स की मेरी उम्र है। जावेद सर, अमित सर का एक्सपीरियंस 37 ईयर्स, जावेद सर का 35 ईयर्स, तो जोड़ लो कितना हो गया, 72 हो गया है। 72 साल का एक्सपीरियंस फिजिक्स का यहीं खड़ा है, मुझे तो छोड़ दो। और अमित सर आप अपने अनुभव के आधार पे बच्चों को कुछ 2 शब्द बताइए कि क्या उन्हें अभी अभी जो है, देखो सिलेबस खत्म हो गया है, अब बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुछ तो भी अलग अलग तरह की गलतियां बच्चे करते हैं, तो उन गलतियों के बारे में सर 2 शब्द आप जरूर बताइए सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको फॉर्मूले का रिवीजन करना है और कंसेप्ट का रिवीजन करना है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने करे हैं, अब आपको पीवाईक्यूज़ पर बहुत ध्यान देना है। आप पीवाईक्यूज़ का सॉल्यूशन देख के मत सॉल्व करिए। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और घड़ी लगा के करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ एरर है, कहाँ स्पीड की कमी है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आखिरी 2 महीने हैं, इसमें आप हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो कांसेप्ट रिवीज़न और फॉर्मूला रिवीज़न है। आप अच्छे से जानते हैं कि बिना फॉर्मूले के कोई भी सवाल नहीं बन सकता। तो अब आपको कितना याद है, तो आप एक पीवाईक्यू पेपर लीजिए या किसी टॉपिक का, बस उसके क्वेश्चंस को बगैर सॉल्यूशन देखे सॉल्व करिए। 15 क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो देखिए कि क्या आपसे 15 मिनट में होते हैं कि 25 मिनट में होते हैं। फिर आप आइडेंटिफ़ाई करिए कि कितने क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, कितने सेमी न्यूमेरिकल आते हैं और कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पेपर का प्रेफ़रेंस भी ऐसे ही होना चाहिए। जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करना है, फिर सेमी न्यूमेरिकल मतलब एक रिज़ल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, और फिर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये लड़ाई आपने ही जीतनी है और आप जीत लोगे। इसका सबसे पहले मन में विश्वास रखो और शुरुआत कर दो। और हमेशा याद रखो कि भूलना आसान होता है। कितना ही पढ़ लें और 2 दिन का भी गैप आ जाएगा तो हम भूल जाएँगे। तो भूलना आसान है, कमरे पे लिख लो, तो वो आपको याद दिलाएगा कि आपको लगातार रिवीज़न करनी है। थैंक यू सो मच सर। नाउ हमारे साथ में है शिवम सर। शिवम सर आगे आइए। देखो ये जो इतना बड़ा जो डेटा बना है ना, जो हुँ, आपके सामने डेटा दिख रहा है सर, इस हुँ, डेटा में बहुत सारा योगदान शिवम सर का रहा है, क्योंकि बिल्कुल। डीपीएस जो बैच में जाती है, डीपीएस का काम शिवम सर देखते हैं, यहाँ पे नोट्स का काम शिवम सर देखते हैं। और मैंने शिवम सर से कंसल्ट करने के पश्चात ही ये डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा है। तो शिवम सर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि हमने बच्चों को इतने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाए हैं, आपको क्या लगता है कि इसके बाहर कहीं जाने की कोई भी 0.00001% भी कोई चांस लगता है आपको? आप बिल्कुल अपने सही। कई बच्चों के डाउट होते हैं, जब लाइव सेशन लेता हूँ तो कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर जब नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो समझ ही नहीं आता कैसे अप्रोच करना है। अब आप एक मुझे बात बताइए, आपने 10,000 से ऊपर एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, तो नए वाली बात तो रही ही नहीं। जितने भी क्वेश्चन थे नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, जितने आ सकते हैं, जहाँ-जहाँ का भी डेटा था, सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके अलावा कुछ नयापन तो बचा ही नहीं है। तो आप जो भी नीट में क्वेश्चन देखेंगे, उसमें देखेंगे आप बिल्कुल थोड़ा-सा माइन्यूट सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज़ आपने की हुई है। तो नया तो कुछ है ही नहीं।
आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इस बात से आपको निश्चिंत रहना है कि कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। यदि नया देखने को मिलता भी है, तो आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं यार कि मतलब कि वो नया आपको लगेगा ही नहीं। सब बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। इतनी सारी अप्रोच आपको बताई गई हैं, इतने टाइप के इतनी वैरायटी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए हैं कि अब वैरायटी बची ही नहीं है। कहाँ से बनाएगा आप एग्ज़ामिनर क्वेश्चन? हर एक तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया गया है। तो इस बात से निश्चिंत रहना है कि नया क्वेश्चन आएगा तो हमसे नहीं बनेगा, बिल्कुल आपसे बनेगा, 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, है ना? तो बेफ़िक्र रहना है इस बात से। बहुत सारे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है? अभी अमर सर और अप्रोच बताएँगे आपको कि और किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे उनको हैंडल करना है। देखो, शिवम सर ने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया है, हमने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया है कि इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद कुछ बाहर नहीं बचने वाला है। देखो, बस होने ये वाला है, जावेद सर और अमित सर क्या कहते हैं कि जैसे हमने लेक्चर में सवाल करवाया होगा, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एग्जाम में आएगा 20 मीटर पर सेकंड, इतना तो परिवर्तन होगा। क्या बोलते हैं जावेद, बिल्कुल अमित सर इतना और जावेद होगा। सर? और डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आजकल आ रहे हैं, तो आप उन्हें बहुत आसानी से 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। आप अगर पिछले 2 या 3 साल के पेपर का पैटर्न देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन्स हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल अप्रोच पर है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन्स की बात करें तो मुश्किल से 4 या 5 होंगे। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी 45 को क्या है, बहुत कम टाइम में और एक्यूरेटली आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। नाउ अब देखो क्या है ना कि अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, अब ये डेटा हमने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है, सब कुछ हो गया है, सिलेबस आपका खत्म हो गया है, आप रिवीजन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली, बिकॉज नीट की एग्जाम ऐसी एग्जाम है जहां पे स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है। और स्पीड और एक्यूरेसी तो तब आती है जब आपको यह पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि होता यह है कि जब हमारा जैसे जैसे सिलेबस खत्म होते जाता है ना, तब तक आते आते ये पता लगता है कि हम लोगों को याद ही नहीं आ रहा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में टॉपिक कौन से थे, स्ट्रेट लाइन में क्या टॉपिक हमने पढ़े, लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ना था, सब हम भूल चुके होते हैं। सो अब मैं और हमारी टीम, अब हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर सेग्रीगेशन के बेसिस पे, चैप्टर सेग्रीगेशन का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल चैप्टर में क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या सब टॉपिक्स होने वाले हैं, उस पे व्हाट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। हालांकि ये चीज हम लेक्चर में कराते हैं, हम आपको बताते भी हैं, लेकिन अब हम यहां पर इंडिविजुअल लेवल पे इस पे बात करने वाले हैं। मैं जावेद सर को सबसे पहले पेन मार्कर हैंड ओवर, मार्कर बोलूं पेन बोलूं, जो भी है, हैंड ओवर कर रहा हूं। एंड मैं जावेद सर से रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि जावेद सर सबसे पहले जो क्लास 11 फिजिक्स में एनसीईआरटी के अनुसार जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं लगे हाथों, एक्चुअली क्या है सर, देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सिलेबस में ये हट गया, ये नया ऐड हुआ, तो जावेद सर आपको क्या लगता है कुछ हटा है? हटा तो नहीं है बेटा, एग्जैक्टली चीज़ें आसान थोड़ी सी ज़रूर की हैं एनसीईआरटी ने। और पिछले 2-3 सालों का पैटर्न में देख रहा हूँ सर, आप भी इससे सहमत होंगे कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बन रहा है। काफ़ी बच्चे पूरे पूरे मार्क्स ला रहे हैं फिजिक्स में। तो पिछले साल सर 20 समथिंग बच्चे थे जिनका 180 आउट ऑफ 180 180 आउट ऑफ 180 आया। फिजिक्स ये सिर्फ इसलिए बेटा कि हमारी पढ़ाई बिल्कुल थॉरो है, थोड़ा सा पेपर का लेवल नीचे आया है, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड पेपर्स बन रहे हैं। तो जो भी हम आपको बताएं वो टॉपिक तो आपको करना ही है। 99% पेपर उसी में से आएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो सर हम तीनों थोड़ा सा बाहर होते हैं फ्रेम से, और माइक और ये बोर्ड आपके हवाले कर रहा हूं सर। आप सर एक सिंगल सबसे पहले शुरुआत आप कीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में क्या टॉपिक हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, क्विकली आप इसे कवर कर दीजिए। उसके बाद आगे के चैप्टर पे हम अमित सर से बात करेंगे और सो ऑन हम करते रहेंगे। सो जावेद सर आपके हवाले, थोड़ा चलिए। सा स्पीड में सर। थोड़ा सा मैं भी आपको एक पुराना सा डायलॉग बोलूँगा बेटा कि कॉपी पेन निकालिए, अब थोड़ा सा नोट करने वाला काम है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सबसे पहले बेटा यूनिट्स कर लीजिएगा। यूनिट्स में क्या होता है एग्जैक्टली, कई कई चीज़ों की सीधी सीधी यूनिट्स आ जाती हैं कि इसके यूनिट बताइए, उसके यूनिट बताइए। यूनिट पे बेसिक क्वेश्चन रह सकता है। डायमेंशंस आपको कॉमन चीज़ों के आने चाहिए, डायमेंशंस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। एरर्स बहुत ध्यान से पढ़िए। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ध्यान से पढ़िए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ध्यान से पढ़िए। राउंडिंग ऑफ देख के जाइए, राउंडिंग ऑफ पे क्वेश्चंस आए हैं नीट में। और लास्ट की मैं बात करूं तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज,
ये बहुत ध्यान से कीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल स्केल के नाम पे एक चैप्टर ऐड हुआ है, तो उसमें ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज आएंगे। तो ये 7 चीज़ें अगर आपको आती हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी में बनेगा, है ना? तो ये 7 चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू जावेद सर। मैं अब अमित सर आपको बुलाना चाहूंगा। अमित सर, आप बच्चों को बताइए यहाँ पर 3 चैप्टर्स, एक स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हालांकि आइए सर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स वैसे एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, मोशन इन अ प्लेन का एक पार्ट है, लेकिन हमने अपने करिकुलम में उसको एक चैप्टर मान के रखा है क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में उसकी जरूरत पड़ती है। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, सर इन 3 चैप्टर्स पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? प्लीज बच्चों को गाइड कीजिए। सबसे पहले स्केलर्स और वेक्टर्स पे मैं बताना चाहता हूँ कि वेक्टर्स की एप्लीकेशन पूछी जाती है और कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। अब जैसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप पढ़ते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, आप पढ़ते हैं टॉर्क रोटेशनल मोशन में, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट पे लगने वाला टॉर्क। तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। हर चैप्टर्स में ये स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अब जैसे देखिए एंगुलर मोमेंटम भी आप वेक्टर अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं। ये तो हुआ वेक्टर का। तो जब आप पीवाईक्यूज को देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर की एप्लीकेशन कहाँ और किस चैप्टर में आई है। तो अब बात करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसे वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं हम, 1D मोशन बोलते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको पहला जो टॉपिक है एवरेज स्पीड ऑब्लिक यू कैन से दैट वेलोसिटी, ये अच्छे से कवर होना चाहिए। और दूसरा यूनिफॉर्म मोशंस के इक्वेशंस, यूनिफॉर्म मोशंस इक्वेशंस आप जानते हैं 4 पढ़ते हैं। इन इक्वेशंस में एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर सेकंड ऑफ जर्नी, दैट इज n सेकंड ऑफ जर्नी। और इसके बाद आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्लासिफिकेशन तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखिए एक ऑब्जेक्ट को आपने एक हाइट से ड्रॉप किया, पहला। दूसरा, ग्राउंड से आपने एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। तीसरा, एक पर्टिकुलर हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड थ्रो किया वेलोसिटी देते हुए। चौथा केस बन जाता है कि एक पर्टिकुलर हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो ये वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं, सिलेबस में मेंशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेरिएबल्स तो इंक्लूड हो गए, मतलब कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी इंक्लूड हो गई ds/dt, कंसेप्ट ऑफ एक्सलरेशन इंट्रोड्यूस हो गया dv/dt। तो इसका भी एक हल्का फुल्का नॉलेज आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं मोशन इन ए प्लेन। तो देखिए मोशन इन ए प्लेन को में तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो जब बॉडी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है तो आपके फॉर्मूले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा हो गया कि एक पर्टिकुलर हाइट से आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया। तीसरा हो गया एक पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया। और चौथा केस हो गया कि किसी पर्टिकुलर हाइट से आपने बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया। तो ये यहाँ पर मोशन इन प्लेन क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और मुझे लगता है कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन और वेक्टर, अगर हम तीनों को एवरेज काउंट करें तो 2 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो अब मैं अमर सर को इनवाइट करूँगा, आइए सर। थैंक यू सो मच सर। सर पेन सर, नाउ यहाँ पे अमित सर ने आपको 3 चैप्टर्स के बारे में आइडिया दिया। इसके बाद हमारे सिलेबस में अगला जो चैप्टर आता है उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में जब मैं बात कर रहा होता हूं तो देखो भैया, देखो जहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि आजकल नाउअडेज थियोरेटिकल अप्रोच पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं इनर्शिया के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। मास क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन सर के जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो एकदम बेसिक। तो पहला आपको थियोरेटिकल जो अप्रोच है रिगार्डिंग आपका इनर्शिया से लेकर के इनर्शिया एंड लॉज के बारे में, ठीक है, इनर्शिया एंड लॉज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो कि है आपके पास में एफ एक्सटर्नल बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे हम लोग आगे चल के डी/dt में एम वी लिख के जो यहां पे सॉल्व करते हैं और जिसे आगे चल के एम ए तक लेके जाते हैं, बराबर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, मैक्सिमम टाइम इसी पर क्वेश्चन होता है। और इसकी वैरायटी को समझिए कि भैया देखो, मास और वेलोसिटी में तो वेरिएबल कहां से कैसे वेरिएबल हो सकता है, कहां कांस्टेंट चीजें हो सकती है, और एफ नेट बराबर एम ए का जो कॉन्सेप्ट है
इस पर एग्जामिनर सवाल पूछने की पूरी संभावना यहां पर रहती है। और हम वो टॉपिक बता रहे हैं जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को तो लॉज ऑफ मोशन बहुत है, अनंत है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम का रहता है। तो पुली ब्लॉक सिस्टम में एक बात याद रखिए, सिंपल पुली ब्लॉक, सिलेबस में मेंशन है सिंपल पुली ब्लॉक। तो बहुत सारी पुलियों के सवाल आपको करने भी नहीं है, और यदि एग्जाम में बाई चांस, वैसे आएगा नहीं ये मैं श्योर हूं, लेकिन आ भी जाए तो उसे छोड़ने में समझदारी है। याद रखना, हमें कम समय में मैक्सिमम स्कोर की तरफ जाना है, तो क्या हम छोड़ सकते हैं ये भी हमें पता होना जरूरी है। सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम एक टॉपिक ये बन जाता है आपके पास में। यहां पर देखो ये जो मोमेंटम से रिलेटेड ये सारे टॉपिक यहां पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में बेटा आपके पास में फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक है, फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी इक्वेशंस को कैसे हम यूज करते हैं, और इन्हीं इक्वेशन को यूज करते हुए वो काइनेमेटिक्स से किस प्रकार से लिंक करवाता है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस में A बराबर म्यू जी जहां पर हम रखते हैं, इस वैरायटी को जरूर जरूर यहां पर आपको देखना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहां पर चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं यहां पर वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इन 3 चैप्टर्स के लिए फिर से जावेद सर को इनवाइट करता हूं। जावेद सर प्लीज आइए। वर्क एनर्जी पावर तो बेटा लेसन ही सजेस्ट कर रहा है। हमें वर्क पढ़ना है, हमें एनर्जी पढ़ना है, हमें पावर पढ़ना है। एनर्जी में आप पढ़ लीजिए दोनों तरह की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में आप mgh यानी किसी बॉडी की और स्प्रिंग की एनर्जी भी आपको यहाँ पढ़ना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी पावर में तो हम वर्क एनर्जी और पावर पढ़ेंगे, साथ में इससे जो जुड़ा हुआ टॉपिक है यानी कोलिजन, इसे आपको बहुत ध्यान से करना है। इस पे मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ। कोलिजन पे बेस क्वेश्चन लगभग हर साल आता है और बच्चे दिक्कत में आते हैं। तो कोलिजन के न्यूमेरिकल्स बहुत ध्यान से कीजिए, इसकी थ्योरी भी बहुत ध्यान से कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। इस पे भी आपको एक छोटा मोटा सवाल हर 2-3 साल में दिखता है, p² = 2me पर, तो ये ध्यान से कीजिए। सर्कुलर मोशन में हम कह सकते हैं कि इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसी तरह से सर्कुलर मोशन होती है। सर्कुलर मोशन 3-4 जगह हमें छोटे छोटे पार्ट्स में दिया है, तो पूरा सर्कुलर मोशन ध्यान से कीजिएगा। F = mv² या m⍵²r, इस पे क्वेश्चन बहुत कीजिएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल से। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बहुत पूछा जाता है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक उतना नहीं आता है, तो इस पे बेस हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपको सर्कुलर मोशन पे करना है। वर्टिकल सर्कल, क्या कहते हैं सर? वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हर 2-3 साल में एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन दिख जाता है। तो सर्कुलर मोशन के बाद क्या रोटेशनल मोशन भी मैं ही बताऊं सर? रोटेशनल मोशन ऐसा टॉपिक है कि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो जिनने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उनने देखा होगा इस लेसन का मैंने ऑर्डर थोड़ा सा बदला था। टॉर्क पढ़िए, एंगुलर मोमेंटम पढ़िए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़िए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये मत सोचिए कि हम निकाल लेंगे, हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। 10, 12, 15 फॉर्मूले लर्न कीजिए, याद कीजिए, जिससे आप डायरेक्टली टिक कर पाएँ और अपना टाइम को बचा पाएँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़िए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन आता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसे मुझे वर्क एनर्जी पावर में बताना था, तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है। बुलेट के सवाल आपको बहुत आते हैं और रोटेशनल मोशन में भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सवाल आते हैं। एक बहुत ध्यान से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी देखिएगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चंस भी हमें अक्सर पेपर में दिखाई देते हैं। रोटेशनल मोशन में घबराना नहीं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन जिनका वीक है तो करते हुए रोटेशनल मोशन को स्ट्रॉन्ग करना। आगे फिर अमर सर बताएंगे अब आपको कुछ। सर ने देखो रोटेशनल मोशन में सारे टाइप बता दिए हैं आपको कि किस किस वैरायटी के सवाल। यहाँ आई का मतलब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान रखना कि नहीं तो पता लगा आई कौन सा आ गया करके डाउट हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं। वैरायटी देखो, यहाँ जो हम चीजें बता रहे हैं वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं कि जहां पे आपको बेसिक सवाल बनने ही वाला है। नाउ यहां से आगे, अच्छा बताओ कितने लोगों को याद है इसके बाद का अगला चैप्टर कौन सा आता है? कई लोगों को तो चैप्टर भी याद नहीं आते हैं, ग्रेविटेशन।
तो ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए मैं इनवाइट करता हूं फिर से अमित सर को। प्लीज अमित सर आप आके ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में एक बार बच्चों को फटाफट क्विक एक दीजिए सर। थैंक यू। अब देखिए, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी एक चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वेरिएशन इन जी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे मतलब आप पुराना पेपर उठा लीजिए, हर साल यही सवाल आ रहा है, लगभग हर साल आ रहा है ये सवाल। ये पहला हो गया। अब हम आते हैं सैटेलाइट पर। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, उसका फॉर्मूला, और सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसके बाद सैटेलाइट का टाइम पीरियड और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात है, सैटेलाइट की एनर्जी दो होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी पर भी आपको सवाल बनना चाहिए, और कई बार पूछा जाता है अगर हम सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब एक और चैप्टर है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसमें अधिकतर हमने देखा है, पिछले कई सालों में पूछा गया है कि कितना वर्क करना होगा जब एक मास को हम लिफ्ट करके अर्थ के सरफेस से लिफ्ट करके एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल बनता है, एक फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेशन पर एक सवाल बनता है। अब बात करते हैं एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी, और उसके बाद हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी। ये तीन फॉर्मूले जैसे आप पढ़ते हैं किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, और अलग अलग प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी अलग अलग क्यों होती है, मास, रेडियस, डेंसिटी एटसेट्रा। और एक और कंसेप्ट है, क्या किसी प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर होने का रीज़न क्या होता है कि वहाँ एस्केप वेलोसिटी क्या हो ज़्यादा हो। ऐसे प्लैनेट्स जहाँ पे एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है, गैसियस की आरएमएस स्पीड उस एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होने के कारण वो गैसेस उसके एटमॉस्फेयर को छोड़ के चली जाती है, ये भी पूछा जाता है। और एट द एंड केप्लर्स लॉ, केप्लर्स का जो सेकंड लॉ है उस पे हमने बहुत सवाल आते हुए देखे हैं कि रियल वेलोसिटी पे वी इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, और केपलर के थर्ड लॉ पे भी टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इतना आपको ग्रेविटेशन में कवर करना है। लीजिए अमर सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो ये चीजें देखो जो हम बता रहे हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके बाद में हमारे पास में 2 चैप्टर और आते हैं क्लास 11 फिजिक्स से। क्लास 11 फिजिक्स की पार्ट 1 की बुक यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये इस बार शिवम सर ने पढ़ाए हैं, तो मैं शिवम सर को ही बोलूंगा कि शिवम सर आके इन 2 चैप्टर्स के बारे में क्विकली एक बार आपको टॉपिक्स को रिकॉल करा दें। देखिए, सॉलिड और फ्लूइड ऐसे चैप्टर हैं जिनमें बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड इतना छोटा चैप्टर, आप रिवाइज करने जाएंगे आपको 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, और मुश्किल से 5 से 6 फॉर्मूले हैं, पे क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर नीट में जो फॉर्मूला आया था, स्ट्रेस का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया, तो स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, 2023 का सवाल है। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आया। डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए बाई, ये वाला स्ट्रेन वाला चेंज इन लेंथ वाला फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना है, लेंथ चेंज कर सकता है, एरिया चेंज कर सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम रख के चेंज कर सकता है, तो ये चीज़ आपको बननी चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेस क्या होती है, बेसिक स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व पढ़ लेना, ठीक है। उसमें क्या-क्या जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो सारे पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिफरेंट टाइप के मॉडुलस होते हैं, उनमें रिलेशन देख लेना। और एनर्जी, एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस पे सवाल आया तो एनर्जी पे आ सकता है, और बहुत ही आसान है, इतना छोटा चैप्टर। अब बात कर लेते हैं फ्लूइड पे। तो फ्लूइड में गिने चुने टॉपिक हैं। सबसे पहला आता है प्रेशर। तो प्रेशर में आपको क्या देखना है, प्रेशर का वेरिएशन, हाइट पे कैसे वेरी करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे वेरी करता है, यदि वेसल जो है एसिलेट कर रहा है तो उसमें कैसे वेरी करेगा। दूसरा टॉपिक यहाँ पर आता है, इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में आपको 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है, एंड आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने 3 केस बताए थे, कब कॉन्वेक्स बनेगा, कब कॉनकेव बनेगा मेनिस्कस, और कब फ्लैट मेनिस्कस बनेगा। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। मैंने टेबल बनवाई थी, वो टेबल आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो बॉयंसी फोर्स होता है वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बॉयंसी फोर्स के मैंने यहाँ पर बताए थे किस तरह से आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से जो वॉल्यूम रहता है, यदि सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, फुली इमर्स्ड वॉल्यूम है, तो किस तरह से बॉयंसी फोर्स वेरी करेगा, उस पे आपको देख। उसके अलावा एक पास्कल लॉ है, प्रेशर से रिलेटेड ही है पास्कल लॉ, इंपॉर्टेंट है। सीधा-सीधा आपको प्रेशर को इक्वेट करना पड़ता है, P1 बराबर P2, वहीं से F1/A1 बराबर F2/A2 आ जाता है। बहुत आसान है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, वो है बर्नौली इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है कि ये बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। उसमें एक ट्रॉसलिस थ्योरम आती है, ट्रॉसलिस थ्योरम में 3-4 फॉर्मूले आते हैं, रेंज का आता है और मैक्सिमम हाइट वगैरह, जो भी 3-4 फॉर्मूले हैं वो रिवाइज कर लेना, इससे ज़्यादा फ्लूइड में कुछ है ही नहीं। बस थ्योरी थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, कई जगह कन्फ्यूजिंग है, लेकिन वो भी आसान है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इतनी ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं, फॉर्मूला बुक मैं बार-बार बोलता हूँ, फॉर्मूला एक शीट बनाइए, जिसके पास फॉर्मूला बुक है वो ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाइए, 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है और बाकी का टाइम आप प्रैक्टिस को दीजिए, ठीक है? थैंक यू शिवम सर। नाउ इसके आगे जो अपने 3 चैप्टर आने वाले हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला सेक्शन, जहां पर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके लिए मैं जावेद सर को फिर से इनवाइट करता हूं। जावेद सर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थियरी और थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक थ्योरी में बेटा कुछ एजम्पशंस लिखवाए हैं हमने, तो वो एजम्पशंस एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। कुछ एजम्पशंस होते हैं इसमें, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये एजम्पशन कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह का। और काइनेटिक थ्योरी में तो आप जानते हो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, PV = 1/3 mc²। और फिर इससे हम क्या करते हैं, सारे गैस लॉज निकालते हैं। सारे गैस लॉज 5 से 7 जो लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ, तो ये सब पढ़ने से आपको ये भी फायदा है कि केमिस्ट्री में भी आपके काम में आएंगे। सपोज कीजिए टॉपिक फिजिक्स से छूट गया, तो कहिए केमिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना? तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, हाँ हाँ ये काइनेटिक थियरी ऐसा टॉपिक है जिसमें फिजिक्स में तो बहुत कम है। हाँ, केमिस्ट्री में आपने इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स में तो बस वो एक झलक है, तो इसलिए क्या है ना, क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा वो अवॉइड भी करने की कोशिश करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री में आ जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा एक रहता है। तो सर आगे फिर आपने बोला है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताओ। थर्मोडायनेमिक्स तो फर्स्ट लॉ पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये फर्स्ट लॉ आपको ध्यान से करना है, और सारे काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, है ना? तो ये आपको बहुत आइसोलेटेड, तो ये थ्योरम आपको बहुत ध्यान से करना है। कुछ वर्क के फॉर्मूले हैं, वर्क आइसोथर्मल, वर्क एडियाबैटिक, ये आपको ध्यान से करना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैं बता रहा हूँ सर, इस पे तो क्वेश्चन आता ही है। P1 V1 की पावर गामा = P2 V2 की पावर गामा। एडियाबैटिक रिलेशंस जो हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। प्लस ये पावर देख के मत घबराइएगा आप कि पावर है तो कोई कैलकुलेशन लंबी जाएगी। डाटा ही इस तरह से सेट होते हैं कि पावर इजीली सॉल्व हो जाती हैं। हर गैस का गामा आपको याद रखना है बहुत ध्यान से, ये निकलने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये याद ही रखी जाती हैं। कार्नोट इंजन के बारे में क्या कहेंगे सर? सर कार्नोट इंजन करना चाहिए, मतलब हीट इंजन का जो बेसिक एफिशिएंसी वाला सवाल है, जहां पे 1 - T2/T1, इतना बेसिक तो आपको करना ही चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर में जो कि इसका उल्टा ही चल रहा होता है, करके जाना चाहिए, क्योंकि मेंशन कुछ भी नहीं है क्लियरली। पहले मेंशन थे, इस बार उन्होंने वो शब्दों को हटा दिए, लेकिन आधी चीजें छोड़ दी हैं। जैसे अभी आपको मैं बोलूंगा, जैसे आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपने नहीं लिया, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब आप बताएंगे तो मैं आपको बताता हूं। वैसे मैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सर पता है क्या किया उन्होंने, रेडिएशन वर्ड लिखा, और रेडिएशन के आगे जो अपना स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन था, विंच डिस्प्लेसमेंट लॉ था, ये सब चीजें जो लिखी रहती थी पुराने सिलेबस में, इस बार उन्होंने लिखी नहीं है, और रेडिएशन पे ले जाके कॉमा फुल स्टॉप लगा के छोड़ दिया है। अब सवाल और दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको बोलता हूं, यदि आप नई एनसीईआरटी को उठा के देखें तो उसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं बकायदा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। अब भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे न्यूमेरिकल दिया है, थ्योरी नहीं दी, तो फिर कैसे, मतलब कैसे आप जस्टिफाई कैसे करोगे? तो जस्टिफाई करने लायक कुछ है नहीं। इस साल हमको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि एक ऐसे भी मानिए ना सर, देखो एनसीईआरटी चेंज हुई, लेकिन जो 2024 का जो नीट का बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसने तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है ना सर। बिल्कुल सही बात है, तो पुरानी एनसीईआरटी में तो था। बिल्कुल, आपने तो 2023 में 11th किया। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, जब तक कि और कुछ क्लैरिफिकेशन ना आए, अभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। अननेसेसरी रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है सर। आप सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ लेना चाहिए, मतलब हल्का हल्का, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ है सर, फॉर्मूले हैं, पावर लगानी है, सब सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला रटिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस करके जाइए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है। कंडक्शन का एक मेन फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं सर, इसके कुछ चांस बन रहे हैं?
सर बहुत टाइम से पूछा नहीं है, इसके चांस बन रहे हैं इस बार। हाँ, तो ये फॉर्मूला ध्यान से कीजिएगा बेटा, सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन बनता है, तो ये फॉर्मूला आ सकता है। रेडिएशन में सर ने अभी आपको बताया कि पढ़ के जाना है। 4 लॉ होते हैं, न्यूटन का लॉ, स्टीफन का लॉ, वीन का लॉ, किरचॉफ का लॉ। तो इसे आप छोड़िए मत बेटा, पढ़ के जाइए, एटलीस्ट फॉर्मूला याद कीजिए और एक आध सिंपल सा क्वेश्चन PYQ के ही फॉर्म में कर लीजिए। हाँ, स्टेटमेंट बेस की भैया किसका स्टेटमेंट क्या है, क्या है? एटलीस्ट इतना पता हो हाँ, आपको। तो इसको मतलब आप ऐसा ना हो कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में लिखा है कि भैया कि जो ठंडे होने की दर है, और पता लगा कि तुम्हारे दिमाग में आ गया स्टीफन्स लॉ वाला कि पावर 2 T⁴ पे पहुंच गई। ऐसा मत करना, बेसिक पता होना चाहिए कौन किससे रिलेटेड है। बेसिक और PYQ इतना बस। करके जाइए बेटा। फिर आ जाता है इसमें 2 छोटे-छोटे टॉपिक हैं। एक तो थर्मल एक्सपेंशन वाला है सर, इसमें हो सकता है मैथमेटिक्स के चक्कर में आपने ना किया हो, तो इसके भी हल्के-फुल्के सवाल कीजिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है सर, जिससे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, कैलोरीमेट्री। इसको देख के तो लगता है बच्चों को पसीना छूट हाँ, कितना पता नहीं क्यों। मैंने अपनी बेटी से पूछा था सबसे टफ टॉपिक कौन सा लगता है, तो उसने यही नाम लिया था, कैलोरीमेट्री। ये कुछ समझ में ही नहीं आता है, किसने हीट लूज की, किसने हीट गेन की, कौन पिघला कौन उड़ा। तो ये ध्यान से कीजिएगा, इस पे आने के आता ही है सर, है क्या? आता ही है हर तीसरे चौथे साल में। पता है इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाने हाँ, वाले, वो वेरिएशन स्टैंडर्ड नहीं वाले है। सवाल देखना कि 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम स्टीम डालेगा, 1 ग्राम आइस है 1 ग्राम वाटर डालेगा, या 1 ग्राम वाटर है 1 ग्राम स्टीम डालेगा। बिल्कुल सिंपल। देखो वो चाहते हैं नीट में कि आप सिंपल कर लो, या फिर वो इसमें नहीं भी घुमाए ना तो वो यही पूछेगा Q बराबर ms डेल्टा थीटा वाला जो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, ms डेल्टा थीटा। मास और स्पेसिफिक हीट वाला जो है सिंपल की भैया कितनी है, इतने ग्राम पानी का इतना डिग्री टेम्परेचर है, इसको इतने डिग्री पर ले जाने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए। बस तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करके ही जाइएगा। बिल्कुल। थोड़ा सा वास्ट है बेटा हीट, तो इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसमें बहुत सर ध्यान एक से चीज, कीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड पे एक पॉइंट रह गया है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, सीरीज पैरेलल कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, फॉर्मूला, ए सीरीज कर लीजिए, के पैरेलल कर लीजिए, बस। है ना? तो ये क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनके चांसेस रहते हैं बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ तो ये फॉर्मूला है सर, हाँ बिल्कुल है सर, ना? बिल्कुल। बिल्कुल एक फॉर्मूले पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और इसमें अगेन सर मैं जस्ट रिकॉलिंग के तौर पे बता रहा हूँ कि यूनिट, डायमेंशन पूरे सारा फिजिक्स चलते हैं। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आएगी तो उसकी यूनिट्स और डायमेंशन ध्यान से देखना, क्योंकि ये वो चीज है सर जहां पे जूल में आ गया खेल लग गए, कैलोरी में आ गया हवा उड़ गई, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी, सवालों को सवाल कराते समय भी बताई गई ये चीजें कि क्योंकि बच्चा यहाँ पे कैलोरी और जूल में हमेशा बहुत कंफ्यूज कंफ्यूज रहता है होता है। हाँ, कि यूनिट कैसे, यूनिट का खेल है, मतलब इस चैप्टर में पूरा खेल है यूनिट का। हाँ। तो सर इसमें और कुछ आप बताना चाहेंगे सर, एड ऑन? नहीं सर, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है ये। इतनी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर आपकी क्लास 11 फिजिक्स में अगले जो 2 चैप्टर आ रहे हैं वो है ऑसिलेशंस और वेव। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑसिलेशन चैप्टर में। तो ऑसिलेशन की बेसिक इक्वेशन आपको आनी चाहिए कि जो पार्टिकल SHM करता है, तो यहाँ पे जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड जो आगे की इक्वेशन आती है वेलोसिटी वाली, ये आपको आएगी। और यहां से ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, और इन तीनों की यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान भी है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एज वेल एज आसान। ये एक सेगमेंट आप कवर करते हो तो इसके बाद में आती है एनर्जी इन SHM। एनर्जी इन SHM में सवाल किस वैरायटी का रहता है भाई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे काइनेटिक कितनी है, यहाँ पे टोटल कितनी है। ये काइनेटिक इक्वल टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हो तो पोजीशन बताना है। ये एक सिंपल टाइप की वैरायटी यहाँ पे रहती है। इसके बाद बेटा हम यहां पर बात करते हैं पेंडुलम के बारे में, और पेंडुलम और इसके बहुत सारे टाइप की, जैसे सिंपल पेंडुलम है, तो याद रखना सवाल सिंपल पेंडुलम पे ही रहने वाला है, या रहेगा स्प्रिंग पेंडुलम में जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं के इक्विवेलेंट निकालना। ये बेसिक चीजें हैं। और कंपोजिशन ऑफ 2 SHM पे सवाल अभी लास्ट 2 साल पहले ही पूछ चुके हैं, और अभी जो इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो इस साल मेरा एक्सपेक्टेशन है इस बार स्प्रिंग पेंडुलम का ही सवाल आएगा। और यदि स्प्रिंग पेंडुलम नहीं पूछा तो डेफिनेटली एनर्जी का सवाल पूछने वाले हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और ये इतने टॉपिक जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहां पर आपको बताया, और किस वैरायटी के सवाल हैं। कंपोजिशन ऑफ SHM में एम्पलीट्यूड निकालने वाला, पेंडुलम में सिंपल पेंडुलम में वेरिएशन जो होता है
कि सस्पेंशन पॉइंट को वेरिएट करने के बाद में T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी में जी इफेक्टिव का जो सवाल होता है अलग अलग चैप्टर से लिंक करके, वो आपको आना चाहिए। और ध्यान रखना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आ सकता है कि भैया बॉब पे चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या टाइम पीरियड पे इंपैक्ट पड़ेगा, करते हुए चलना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है वेव। अब देखो वेव्स में क्या है ना, इस बार जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, चूंकि इस बार उन्होंने एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स इसको एड ऑन किया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सवाल जो पूछेंगे इस बार डेफिनेटली वो रेजोनेंस ट्यूब का ही सवाल होने वाला है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड। अदरवाइज वेव में आपको जो मेन होता है, वेव में इक्वेशन, स्पीड्स और स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। एक और चीज रह गई, अब देखो स्टेशनरी वेव्स के अंदर ही मैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग को भी काउंट कर सकता हूं, लेकिन जनरल इक्वेशन जब हम लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, उसके जो अलग अलग टाइप है। फिर जब वेव्स इंटरफेयर करती हैं, तो इंटरफेयर करने पर हमारे पास में जो टॉपिक बनते हैं कि किस प्रकार से हम बीट फॉर्मेशन पे जाते हैं। साउंड वेव्स की जो चर्चा करते हैं हम, कि साउंड वेव का जो वेरिएशन होता है अलग अलग मीडियम में टेम्परेचर चेंज करने पे, CRMS प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर T, तो वो वेरिएशन पे आपको जरूर फोकस करना है। वेव्स ऑन स्ट्रिंग पे आपको ध्यान देना है, और चूंकि कई बुक्स में आप देखेंगे वेव्स ऑन स्ट्रिंग को ही आगे चल के स्टेशनरी वेव्स में भी उसी पे ही कवर करते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग कराया हूं, तो आप अलग अलग ध्यान रखिए। और स्टेशनरी वेव्स में जो दो पोर्शन चले जाते हैं, आपके ऑर्गन ट्यूब वाला और ये आपका वेव्स ऑन स्ट्रिंग वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मैं बात कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में यदि मैं बात करूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन है सवाल आएगा ऑर्गन ट्यूब पे, रेजोनेंस ट्यूब पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्किल को इस बार उन्होंने फोकस किया है, और चूंकि फोकस में जो चीज आती है उस पे सवाल बनने की संभावना एग्जामिनर काफी हद तक यहां पर इंक्रीज कर देता है। नाउ क्लास 11 यहां पर फिजिक्स समाप्त होती है, और इसके बाद क्लास 12 की फिजिक्स में हम मूव ऑन करते हैं। तो क्लास 12 की फिजिक्स के लिए मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन तीन चैप्टर के लिए मैं इनवाइट करता हूं अगेन अमित सर को, अमित शुक्ला सर। क्लास 12 फिजिक्स का शुरुआत कीजिए सर। थैंक यू। तो बात चल रही है 3 चैप्टर्स की। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला फील्ड वाला, कूलम्ब्स लॉ एंड फील्ड, दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड सबसे लेंथी चैप्टर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला नीट में जो चैप्टर है, वो यही है। तो अब बात करते हैं जैसे कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलम्ब्स लॉ पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमने देखा नहीं है पूछे जाते हुए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको मालूम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 2 चीज़ें तो यहाँ आपको मालूम होनी चाहिए। और जो बॉब पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जब एक बॉब को चार्ज करके आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने वाले सवाल जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्जेस, तो उसको भी कवर करना क्या है, ज़रूरी है। अब पोटेंशियल पर आते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो जो जनरल कांसेप्ट है वो तो मालूम ही होना चाहिए, फॉर्मूला कांसेप्ट। और दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर कब ज़ीरो होता है, कब ज़ीरो नहीं होता है। जिस तरह उसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर कब ज़ीरो होती है, कब नॉन ज़ीरो होती है, ये भी कवर होना चाहिए। और इसके बाद आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क। वर्क पे सवाल आ सकता है क्योंकि आप जानते हैं वर्क इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी कंसेप्ट पर सवाल आपको आ सकता है। अब एक और सवाल आ सकता है जो ई इक्वल टू हमारा होता है बेस्ड माइनस डी वी बाय डी एक्स, तो आपको v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया जा सकता है, और उसकी मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है। ये सवाल भी क्या है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल फार्मूला पे भी हमने देखा है सवाल आते हुए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए डॉट, ये कॉस थीटा पे भी सवाल आते हुए हमने देखा है। इनवर्ट फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है। क्या होता है जब एक सिलेंडर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्लोज बॉडी को, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। तो ये केसेस आपको मालूम होने चाहिए। और क्यूब वाले जो सवाल आते हैं कि एक क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, उस क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, क्यूब के एक फेस का फ्लक्स कितना होगा, या क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है,
क्यूब रिलेटेड जितने भी फ्लक्स के सवाल हैं वो आपको करने आने चाहिए और डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कैपेसिटर्स की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो डिफरेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले होते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जब मीडियम होता है आपका एयर, जैसे होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जब पार्शियली फिल्ड होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन के सवाल आपको बनने चाहिए और साथ ही साथ हाफ सी वी स्क्वायर, या से आप बोलेंगे हाफ क्यू वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब दो चार्ज बॉडी जो अनइक्वल पोटेंशियल पे, उन्हें एक वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो नए चार्जेस क्या होंगे, कितना चार्ज एक बॉडी से दूसरी चार्ज में बॉडी में फ्लो होगा। तो ये कैपेसिटर से पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं एक और चैप्टर की, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें थोड़ा मैं रिवर्स आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज, थोड़ा उल्टा शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, और जिसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज, इस पर हमें लगता है कि इस बार सवाल आ सकता है और कई बार इसमें पूछा भी जा सकता है। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्किल में भी मीटर ब्रिज ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सेल का फॉर्मूला, सेल कब डिस्चार्ज होता है, सेल जब चार्ज होता है तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होती है, सेल इन ओपन सर्किट, सेल शॉर्ट सर्किटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल, सीरीज एंड मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। और दूसरी बात, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल, इस पे भी सवाल आ सकता है। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की जो सीरीज बनती है उस पे भी सवाल आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर सवाल, मिक्स ग्रुपिंग में सवाल आ सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशन की ये कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा, कितने सेल कितनी रो में जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल भी यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि आ सकता है। तो ये करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी सवाल आ सकता है। कलर कोड हट गया है कार्बन का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे उम्मीद है सवाल आ सकता है। और डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाय, इस पर भी आप तैयारी रखिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस पर भी सवाल आ सकता है। तो ये तीनों चैप्टर मिलाकर अगर हम पहला दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड फील्ड वाला और पोटेंशियल कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला दें, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं तीन चैप्टर्स, इनको मिनिमम बहुत सर 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें बच्चे? 6 भी कर सकते 6 हैं, मिनिमम 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट 6 कर सकते हैं 3 तो चैप्टर इससे से। बड़ा वेटेज कहीं नहीं है। और पीवाई क्यू सॉल्व करिए, फॉर्मूला लाइन की प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूला बुक सर बच्चों को अवेलेबल करवाई गई है, बहुत सारे बच्चों के पास में फॉर्मूला बुक है। हालांकि हमने हमेशा आपको प्रमोट किया है इस चीज को कि जब लेक्चर चल रहा है उसी समय आप अपनी फॉर्मूला बुक को बनाते रहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद का जो अगला चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बहुत आसान चैप्टर है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बेटा मैग्नेटिक फोर्स। जो लॉरेंज फोर्स वाला जो आपका टॉपिक है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगेन देखिए यहाँ पे वेक्टर का एप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का एप्लीकेशन वाला ही पार्ट है। फिर आगे लॉरेंज फोर्स जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर आर्क है, रिंग की एक्सिस पर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलवाए जाते हैं, 2023 में भी इस पे एक सवाल आया है जिसमें कॉम्बिनेशन करके वायर, सर्कुलर आर्क और वायर को मिला के मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया है। तो इस बार भी उसके चांसेस यहां पर बन रहे हैं। फिर यहां पे अगला जो टॉपिक यहां पर आता है वो आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं सीधा वायर लिख रहा हूं, F बराबर BIL जो आता है फॉर्मूला, उसको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए यहां पर चलना है, भूलना नहीं है। ये देखो, ये मेन चीजें हैं जो इस चैप्टर में है। और चौथा जो पॉइंट है वो है रिगार्डिंग गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका कन्वर्जन इनटू एमीटर वोल्टमीटर। सिंस प्रैक्टिकल अप्रोच पे जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्किल नाम का चैप्टर दिया है, तो यहां पर हो सकता है कि वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड चीजें यहां पर सीधा सीधा सवाल यहीं पर पूछ लें। अब मुझसे पूछोगे सर आप बताओ आपका मन क्या कह रहा है, तो मेरा मन इस बार बहुत ज्यादा कहता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ही सवाल आने के चांसेस है, जहां पर सेंसिटिविटी
इसमें भी स्पेसिफिक में बन जाऊं तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि सेंसिटिविटी पर ही एग्जामिनर सवाल यहां पर पूछ सकता है। नाउ मैं जानता हूं आप लोग देख रहे होंगे कि सर बहुत समय बढ़ रहा है, लेकिन हमें हर पॉइंट को कवर करते हुए ही आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट आता है अगला चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो भैया देखो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एक बात याद रखना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हट चुका है। जहां बच्चा कंफ्यूज होता था वो उन्होंने हटा दिया है, मतलब एंगल ऑफ डिप और वो सब तो उड़ गया। तो अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, अब इस चैप्टर में सिर्फ बचा है मैग्नेटिक डाइपोल। अब इस चैप्टर में क्या बचा है? मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज बार मैग्नेट, जिसे हम बार मैग्नेट कह सकते हैं। और बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब यहां पे वर्क डन, टॉर्क के जो सवाल होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के जो सवाल होते हैं बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर, एक तो वैरायटी यहां बन गई और दूसरी बन गई बेटा यहां पर प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज कौन सी? डाया, पैरा और फेरो। सवाल इसके बाहर नहीं जाएगा, यही पूछने वाले। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्चुअल होती है, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन प्रॉपर्टी भैया आपको याद होनी चाहिए। कि अब यदि आप बात करो कि अमर सर की ये प्रॉपर्टीज है तो वो वही रहने वाली है, जावेद सर की ये प्रॉपर्टी तो वो वही रहने वाली है, अमित सर की ये है तो ये वही रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो आपको याद करनी पड़ेगी और पता होना जरूरी है। इस चैप्टर में इतना ही बचा है। बार मैग्नेट, उसका डाइपोल मोमेंट और उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर जो टॉर्क, वर्क डन टू रोटेट और पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो याद रखनी है। इसके बाद अगला जो हमारे पास चैप्टर आता है वो है ईएमआई। और ईएमआई में सीधा सीधी सी बात है, लेंज लॉ, मतलब वेरिएशन इन फ्लक्स, यहीं पे सवाल घूमने वाला है। इसके बाद में जब हम इसमें जाते हैं तो बेटा इंडक्शन के जो दो टॉपिक है, इंडक्शन मतलब सेल्फ और म्यूचुअल, और इनका, इन दोनों का क्या? ईएमएफ। इन दोनों का क्या? ईएमएफ। ई बराबर एल डी आई बाई डी टी और ई बराबर एम डी आई बाई डी टी। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या फॉर्मूले हैं सीधे। रिंग का सेल्फ इंडक्शन कितना है, सोलेनॉइड का कितना है। म्यूचुअल इंडक्शन में दो रिंग का कितना है, दो सोलेनॉइड का कितना है। वेरिएशन करने पर नंबर ऑफ टर्न्स को क्या होता है, करंट को वेरी करने पर क्या होता है, रेडियस को वेरी करने पर। तो वेरिएशन का ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपको आना ही चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सर इसमें तो आरएल सर्किट भी आता है, लेकिन देखो आरएल सर्किट में उनका जो मेन फोकस रहता है वो टाइम कांस्टेंट को लेकर ही रहता है। नीट लेवल पे हमें पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाए बिना काम नहीं होगा, बट हाँ एकदम इस पे क्वेश्चन आने की संभावना काफी कम है। काफी कम मतलब मैं आरएल सर्किट की बात कर रहा हूं, यहां पर आरएल डीसी सर्किट पे। क्यों? क्योंकि वो आरएल पे जो सर्किट पूछते हैं क्वेश्चन, वो मोस्टली वो एसी चैप्टर से पूछते हैं, ना कि यहां पर। ठीक है। एंड इसके बाद में आता है एसी जनरेटर वाला एक टॉपिक, और एसी जनरेटर से इस टॉपिक को वो आगे ले जाता है। अगेन यहां पर भी वही ईएमएफ वाला ही पॉइंट है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने ई बराबर वीबीएल नहीं बताया। अरे भैया, जब मैं बोल चुका हूं कि ईएमएफ वाला सवाल है, लेंज लॉ से वेरिएशन, फ्लक्स और ईएमएफ जब मैं यहां पर लिख चुका हूं, मतलब सारा चीज कवर हो गया है। तो बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या उसमें टर्मिनोलॉजी है, उनकी क्या कंडीशन है, किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में हम बढ़ते हैं एसी। तो भैया देखो एसी में क्या होता है, आर एल सी, आर एल, आर सी, आर एल सी, ये सारे सर्किट हैं बेसिक वाले जो सीरीज में आपको पूछते हैं। और वी एवरेज या वी आर एम एस, बेसिक सवाल यहीं पर वेरी करता है। और दूसरा जो टॉपिक इसमें रहता है चैप्टर में, वो रहता है ट्रांसफॉर्मर। तो सवाल बनने की संभावना यहां पर देखो, अगेन इस चैप्टर को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि है तो यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी ही। ठीक है। तो या तो इसमें मैंने आपको 13 स्टेप अप्रोच बताई हुई है आरएलसी सर्किट में, और बाकी किसी को भी आप निकाल सकते हैं। एक को करिए सवाल पूरा चैप्टर कवर, दूसरा ट्रांसफॉर्मर को पढ़ लीजिए, और आरएमएस और एवरेज को पढ़िए, और यहां पर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाहर सवाल बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। नाउ आगे ईएम वेव्स के लिए शिवम सर, ईएम वेव्स में क्या क्वेश्चंस, क्या टॉपिक बताते हैं? सबसे पहले तो सबसे आसानी से 4 नंबर देने वाला चैप्टर है पूरी फिजिक्स में ये। सबसे आसान 4 नंबर, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, और हर एक साल इस पर क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले तो आपको मैक्सवेल की 4 इक्वेशन याद रखनी है, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट के 2 फॉर्मूले। ठीक है, ये खत्म पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है ईएम वेव पे। तो ईएम वेव पे मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन,
डायरेक्शन, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पर पिछली बार ही सवाल आया है। EBC मैग्नीट्यूड में ध्यान रखना E बराबर BC लगता है और डायरेक्शन में E क्रॉस B बराबर C लगता है। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी चीज जो है इसकी वो है स्पीड। स्पीड, चौथी चीज है मोमेंटम, पांचवी चीज है एनर्जी और छठवीं चीज है इंटेंसिटी। ये यदि आपने कर लिए ना तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा, इसके बाहर जाता ही नहीं है। अगली चीज है जो है वो प्रॉपर्टीज बचती है एमवेव की। प्रॉपर्टीज में आपको ऑर्डर याद रखना है वेवलेंथ का, जो मैंने ट्रिक बताई थी, रीडिंग मैथ इज वेरी यूजफुल टू गेट एक्स्ट्रा ग्रेड। उसमें वेवलेंथ का ऑर्डर, फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर याद रखना है। और दो चीजें, कैसे ईएम वेव बनती है, जैसे IR कहाँ से ऑरिजिनेट होती है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा ईएम वेव में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी। और ये 4 नंबर आपको देखे जाए। ओके, बस इतना सा चैप्टर है। थैंक यू शिवम सर। नाउ यहां से आगे हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और ये वो चैप्टर माने जाते हैं जहां जावेद सर आइए। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लिए मैं जावेद सर को बुला रहा हूं, और ये वो चैप्टर माने जाते हैं जहां पे सर बच्चों के पसीने छूटते हैं, बच्चे को आता हुआ भी सवाल गलत करके आता है बच्चा। और मैं जानता हूं कि आपसे बढ़िया इस रे ऑप्टिक्स के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स सर बच्चों को बताइए कि क्या पढ़ के जाना है, कहां से क्वेश्चन आएगा, और मेरा पूरा भरोसा है कि जावेद सर जो बोलेंगे वही क्वेश्चन आने वाला है। तो जावेद सर बता दीजिए बच्चों को कि सवाल यही आएगा करके। रे ऑप्टिक्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर साइन कन्वेंशन का रहता है, प्लस माइनस, इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो थोड़े से लेक्चर खंगालिएगा, थोड़ी सी चीज़ें देखिएगा, बताए गए हैं आपको, शॉर्टकट्स भी बताए गए हैं, वो रिवाइज कीजिएगा। सेकंड टोक रहा हूं सर, आप बच्चों को ये जरूर बताइएगा कि जो सीक्वेंस बच्चों को फॉलो करना चाहिए, कि जैसे हम जानते हैं कि भाई प्लेन मिरर अलग हो गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस मिरर अलग हो गया, फिर लेंस प्रिज्म, तो किस प्रकार से बच्चों को एक जगह बैठे तो ये पूरा करना चाहिए। हाँ, मैं बता देता हूँ। पढ़ने बैठो तो बेटा प्लेन मिरर बिल्कुल अलग लगाइए, प्लेन मिरर के बाद आ जाइए स्फेरिकल मिरर पे, स्फेरिकल मिरर के बाद तीसरा टॉपिक लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नहीं सिंपल रिफ्रैक्शन देखिए, हाँ, और फिर देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। बिल्कुल डिवाइड कीजिए बेटा चीज़ों को, तब आपसे बनेगी। फिर करिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, और फिर करिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत यही देता होगा। यस सर सबसे ज्यादा बच्चों को ये देता है। हाँ। हालांकि देने को देखो क्या, बच्चों को तो कोई भी चीज परेशान कर सकती है, लेकिन हाँ ये सर, अब देखो ये सर ने ऑर्डर लिखा है, हाँ, इस ऑर्डर में आप यदि जाएंगे तो डेफिनेटली आपको परेशानी नहीं होगी, ऐसा सर का मानना है। और डेफिनेटली सर एक पॉइंट आप अगेन याद कीजिए, इस बार एक्सपेरिमेंटल स्किल मतलब वो वाला फॉर्मूला भी बच्चों को लगे हाथों बता दिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल स्किल में इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसके चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसमें आप दो फॉर्मूले रटिएगा, d² माइनस x² बाय 4d, और एक सर बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है जो बहुत पूछा आया है, O बराबर √I1 I2। एक्सपेरिमेंटल स्किल ऐड हुआ है बेटा, तो इसके कुछ क्वेश्चंस तो आपको आने ही हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्किल में लेंस आ सकता है सर, बिल्कुल सर, उसी के ही है। और मुझे तो भी लग रहा है सर, मेरा भी मन अंदर से ये कह रहा है कि इस बार O बराबर I1 I2 पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ध्यान से कीजिएगा। फोकस करवा रहे हैं, हाँ, इतना जोर डलवा रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंटल स्किल का मतलब वही है कि O बराबर √I1 I2। यकीन रखिए कि वही आने के चांसेस ज्यादा हैं, और यदि वो वहां तक नहीं जाएंगे तो फिर लेंस में तो कुछ नहीं। हाँ, लेंस के न्यूमेरिकल्स बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सर लेंस हर बार दिख जाता है, हर पेपर में लेंस होता है, कोई पेपर ऐसा है ही नहीं जिसमें लेंस का सवाल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन को जरूर एनसीईआरटी ने मना किया है कि मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन या इस तरह से, तो कॉम्बिनेशन वाले बड़े सवाल आप निसंकोच छोड़ सकते हैं। बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और सर वैसे भी पता है, आप जानते भी हैं कि कॉम्बिनेशन में टाइम ज्यादा लगता है, टाइम लगता है। ये एग्जाम है स्पीड एक्यूरेसी वाला, तो कहाँ बच्चा अटकता भी है। और रादर देन सर, क्या आप बच्चों को ये सलाह देंगे, मान लो कि बच्चे को लग रहा है कि कॉम्बिनेशन का सवाल बाई चांस डाल दिया उन्होंने, तो आप बच्चे को क्या सलाह देंगे, उस पे बैठ के समय देना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए और बाद में सोचना चाहिए? मैं तो यही सलाह दूंगा, अभी की जैसे मैं बात करूं तो PYQ कर लीजिए मैक्सिमम, बिल्कुल जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्बिनेशन पे वो कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल अंडरलाइन करके बोल रहा है बेटा कि कॉम्बिनेशन नहीं करना है। स्टिल आपको हल्का फुल्का करना है तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत जाइए।
वेव ऑप्टिक्स पे अगर मैं आऊँ तो वेव ऑप्टिक्स पे हाइगन का प्रिंसिपल, सिर्फ न्यूमेरिकल मत कीजिएगा, हाइगन का प्रिंसिपल अच्छे से कीजिए। इंटरफेरेंस के फॉर्मूले आने चाहिए। YDSC बताने की बात नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पोलराइजेशन कम पूछा जाता है लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, तो ध्यान से कीजिए। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बच्चा कंफ्यूज सर, यही मैं पूछने वाला था बच्चों को कि बच्चों की तरफ से हाँ, कि बच्चा कैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई करे कि इंटरफेरेंस का सवाल है या डिफ्रैक्शन का। अब ये तो प्रैक्टिस से आता है, प्लस अगर 2 स्लिट्स की बात हो रही है बेटा हाँ, तो इंटरफेरेंस, और और सिंगल सिंगल स्लिट स्लिट की की बात हो रही है तो डिफ्रैक्शन। 99% केस में सिंगल स्लिट लिखा है मतलब वो सवाल डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन का का है, है, और डबल लिखा है मतलब डबल लिखा इंटरफेरेंस है मतलब YDSC की तरफ इंटरफेरेंस। जाना है आपको। और YDSC में तो सीधा लिख के ही देते हैं, लिख के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ। चिल्ला चिल्ला के सवाल बोल रहा होता है, बस आपको आंखें खुली रखनी है। क्या बोलते हैं सर? इसमें हम बिल्कुल, इसमें सर मुझे ये मैंने स्टार भी बना दिया है, इसके चांस काफ़ी रहते हैं, बिल्कुल सर, है बिल्कुल ना। सर। तो YDSC बहुत ध्यान से कीजिएगा बेटा। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, तो अपनी जो लर्निंग स्किल्स है वो बढ़ाइए और वेव ऑप्टिक्स को ध्यान से सर कीजिए। में आइगन प्रिंसिपल लिखा है तो उसमें थियरी जो है कि कहाँ कौन सी कंडीशन है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सर। छोटे छोटे और पॉइंट्स है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वही होता है, छोटा छोटा थियरिटिकल पॉइंट ही कॉन्सेप्ट रहते हैं। हाँ, तो उसको यदि आप याद नहीं रखोगे तो बेटा काम नहीं होगा। अब यदि आपसे बोला जाए कि इंसान को कितनी आंखें होती है तो 2, हाँ, अब ये याद है, अब रोज चूंकि देखते हैं तो हमें याद हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही भैया इंसान को 2 आंखें होती हैं, बिल्कुल बाकी का हम नहीं कह सकते। याद तो करना है बेटा, है ना। तो बिल्कुल थोड़ा सा लर्निंग स्किल बढ़ाइए, वेव ऑप्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल सर, समय सीमा को भी हम ध्यान में रखने हाँ। की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ गया है समय हमारा, लेकिन अभी मैं आगे ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर ये चैप्टर और एटम्स ये चैप्टर के लिए अमित सर आप बताइए। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड अगेन एटम, 2 चैप्टर। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप मोमेंटम से निकाल सकते हैं, एनर्जी से निकाल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल सकते हैं। ये तीनों केसेस, इनकी कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब बात करते हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बेसिक कंसेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेटली आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आपको एक सवाल मिल सकता है और लॉज सर पे मैं भी आपको सवाल एक मिल सेकंड लिए सकता है। टोक रहा हूं यहाँ पे। सर एनसीईआरटी में ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आगे एक थियरिटिकल थोड़ा सा पोर्शन दिया है और पढ़ना है। ग्राफ दिए हैं, पढ़ना है क्योंकि और वो आप ग्राफ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि जैसे अप्रोच आपने बताया भी पहले कि डायरेक्ट थियरिटिकल क्वेश्चन सेमी न्यूमेरिकल टाइप में और न्यूमेरिकल टाइप में, तो यहाँ से Yes. इस बार की चांसेस क्या लग रही है सर आपको? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उनके ग्राफ्स और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के चांसेस लग रहे हैं। इस बार लग रहे हैं सर, हाँ, आपको भी लग रहे हैं? लग मुझे रहे हैं। लग रहे थे इसलिए मैंने सर आपको नहीं टोका नहीं और बीच ठीक में है, रोका, बिल्कुल सॉरी लग फॉर रहे दैट। हैं। नहीं नहीं उसमें अब बात करते हैं एटम की। तो एटम में तो एक तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय टू द पावर 4, ये मालूम होना चाहिए। उसकी एक बेसिक थ्योरी मालूम होना चाहिए, बोहर के पोस्टुलेट से मालूम होने चाहिए, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, और रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इस पे हमने देखा है सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि आपको टोटल एनर्जी दे देंगे और पूछ लेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और रेडियस पे भी, और एक टाइम पीरियड की डिपेंडेंस और एंगुलर वेलोसिटी की डिपेंडेंस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो जो उसका एनालिटिकल पार्ट है वो मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। इसमें लाइमन सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं ये एकमात्र सीरीज जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में मिलती है। उनकी मिनिमम वेवलेंथ क्या होती है हर सीरीज की, और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है, और पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज लिमिट क्या होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो 1/r2 900 बाय 1/r2 900 बाय 11r तक जाती है। ये इस पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जनरल सवाल पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे सवाल पूछे जा सकते हैं, 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, रेशियो पूछा जा सकता है, जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है कि लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ और बामा सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होगी। तो इतना ध्यान रखिए, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इससे 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और सर वैसे देखा जाए तो सर ये सारी चीजें केमिस्ट्री में भी बच्चा पढ़ता है तो पढ़ता आप है, तो बिल्कुल कहीं पढ़ता ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ ज़्यादा, जाता है इसलिए भी बढ़ जाता है। कि मतलब ये सवाल तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, अब न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए अमर सर। थैंक यू सर। मैं न्यूक्लियाई और सेमी, देखो न्यूक्लियाई चैप्टर का वेटेज पहले काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने वहां से डीके लॉ को हटा दिया है। तो डीके लॉ हटने के बाद में न्यूक्लियाई चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बचा है। लेकिन ध्यान रखें न्यूक्लियाई का जो कॉन्फ़िगरेशन वाले सवाल है, मतलब जो रेडियस वाला रहता है r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, इसका सवाल का चांसेस पूरा बन रहा है। इसके बाद सेकंड टॉपिक यहां पर आ जाता है मास डिफेक्ट। देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ये नहीं पूरा चैप्टर नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट की भैया कि अब ये एटलीस्ट आना ही चाहिए। और थर्ड, अल्फा बीटा एंड गामा डिके में, और बीटा में भी ध्यान रखना, बीटा माइनस और बीटा प्लस। जब कुछ नहीं बोला है एग्जामिनर ने, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब बीटा माइनस ही होता है, ये कंसीडर करते हुए कि भैया एक न्यूक्लियाई चला, उसमें से अल्फा निकला तो क्या होगा, बीटा निकला तो क्या होगा, कितने एटॉमिक नंबर कम होगा, कितना एटॉमिक मास नंबर कम होगा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, मास डिफेक्ट से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड और मास डिफेक्ट के साथ में बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक अपने आप कवर होता है। नहीं तो पता लगा कि सर आपने बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोला, इसी के साथ में लिंक है। क्योंकि ये n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी वाली इक्वेशन हट चुकी है और हाफ लाइफ ये सब हट गया है, इसलिए इस पे हमें अब देखने की जरूरत नहीं बचती है। चैप्टर में यहीं से सवाल आ जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली सवाल यहीं आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पे बेसिक थियोरेटिकल सवाल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड किस प्रकार से यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, फिर इन पी और एन को जब मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन की जो फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे कैसे डिफ्यूजन करंट कब होता है, ड्रिफ्ट करंट कब होता है, बेसिक ध्यान रखना। अब चूंकि यहां पे इस चैप्टर से ट्रांजिस्टर वाला पूरा पोर्शन गायब हो चुका है, तो न्यूमेरिकल पूछने के लिए इस एग्जामिनर के पास बहुत कुछ बचा नहीं है। न्यूमेरिकल पूछने के लिए डायोड में सिंपल सवाल है भैया, एक रजिस्टर के साथ में कनेक्ट करके देगा और पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा है अब एग्जामिनर के पास में। तो इसका मतलब इस चैप्टर में थ्योरेटिकल बहुत पूछने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन, डायोड, और डायोड में स्पेशल पर्पस डायोड जो है जितने भी हैं, उन सबके ग्राफ जरूर देखना। एक्सपेरिमेंटल डेटा में भी ये पूछा गया है कि जीनर डायोड का ऑपरेटिंग, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, और लास्ट में बनता है लॉजिक गेट्स। और एनसीईआरटी कहती है आपकी कि भैया लॉजिक गेट 5 होते हैं, हालांकि मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए। तो लॉजिक गेट में क्या, इसका सिंबल पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, इसका लॉजिक पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए, वेव फॉर्म पता होनी चाहिए, और कॉम्बिनेशन इज द लास्ट पॉइंट। यदि ये आता है तो आपका लॉजिक गेट का सवाल यहां पे गलत नहीं होने वाला है। सो यहां पर आपका ओवरऑल पूरा फिजिक्स हमारी टीम ने, सॉरी फॉर मैंने बोलने के लिए, हमारी पूरी टीम ने आपको बतलाया है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ओवरऑल, सर मैं सभी को इनवाइट करना चाहूंगा एक बार। सर हमारा देखो पूरा हमने एक एक चैप्टर से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड, और कौन सा चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो सब हमने बच्चों को एक बार बता दिया है। अब इसके बाद में कहीं किसी को कोई भी संभावना लगती है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि हमने कुछ छोड़ा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे कवर कराए हैं कि भाई इस चैप्टर का ये हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है। इसकी वैरायटी कैसे बनती है ये भी हमने आपको बताया है। और सर मैं अब हर एक से 2-2 मिनट का टाइम मांगता हूं, और आपके व्यूज, ये जो हमने किया है इसमें क्या बच्चों को इसका बेनिफिट मिलने की संभावना है। लगभग क्या पूरे सारे टॉपिक्स की बात हम लोगों ने की। साल भर हमने क्या पढ़ाया वो क्विक आपको रिवाइज कराया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं वो बताए, तो मेरे हिसाब से फिजिक्स के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। पेपर का लेवल बहुत इजी है, जो जो आपको बताया गया है ध्यान से आप करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच जावेद सर। अमित सर। देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ टाइम मैनेजमेंट की। यस सर, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट बात है। तो टाइम मैनेजमेंट में आपके पास 45 मिनट्स
ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन हो गया 90 मिनट्स, 45 मिनट्स आपके पास हैं केमिस्ट्री के लिए। अब देखा ये गया है कि बच्चे सबसे आखिरी में इसको अटेम्प्ट करते हैं और फिर वो शिकायत करते हैं कि छूट गया, जल्दी में गलत हो गया, हमसे बनता था, हम गलत कराए। तो इससे बचने के लिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट, ये आपके पास जो 90 मिनट है, जैसे 90 मिनट है, आप इसको 65 टू 70 मिनट्स में करिए। तो यहाँ आपका टाइम कितना मिनट बचना चाहिए? 20 मिनट। ये प्रैक्टिस करने, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने पे आपको आ जाएगा। अब उस 20 मिनट में से आप केमिस्ट्री में 5 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि थ्योरेटिकल होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स होता है। अब आपके पास कितने मिनट बच गए? 15 मिनट। तो फिजिक्स का पेपर जो आपका 45 प्लस 15, अगर आपने 60 मिनट्स की मार्जिन यहाँ रख ली, तो मुझे लगता है कि आप 37 टू 45 के बीच में कहीं जाकर अटक जाएंगे। और अगर आपने 30 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए फिजिक्स में और सही कर लिए, तो उसका मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं, आप सिलेक्ट हो गए। अलग अलग स्टेट में क्लोजिंग परसेंटेज क्या होता है, बहुत अलग अलग होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, फिर बच्चे क्लास से पेपर से निकलने के बाद कहते हैं वहाँ याद नहीं आया, बाहर निकल के याद आ गया। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेशर के कारण। और एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले प्रेशर क्या होता है? बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, और हम नहीं कर पाएँगे तो घर वाले क्या सोचेंगे, और उससे भी ज़्यादा ये होता है कि हमारा पड़ोसी क्या सोचेगा। तो ये नहीं सोचना है और जागना नहीं है, एंग्ज़ायटी से दूर रहना है। और एंग्ज़ायटी के कारण एसिडिटी होती है, फिर स्टमक डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। ये तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। एंग्ज़ायटी से दूर होने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ही एग्ज़ामिनेशन से 15 दिन पहले तक ही आपकी रिवीज़न वगैरह सब क्या हो जानी चाहिए, पूरी तरह से हो जानी चाहिए। तो फिर आपको एंग्ज़ायटी नहीं आएगी और टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। तो लीजिए अमर सर। सर, थैंक यू सो मच। ये टाइम मैनेजमेंट और जो एंग्जाइटी, मैं आपको बता दूं, पेट में तितलियां चलने लगती हैं जब एग्जाम जैसे जैसे पास आती है। और यकीन मानिए, जिसने भी जिंदगी में कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस किया है ना, उसने ये चीजें देखी हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक, मैं तो दो ही तरह के मानता हूँ। एक तो वो जो सब कुछ पढ़ के जाते हैं, और एक वो जो सिर्फ मुंह उठा के जाते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए। भाई 22 लाख बच्चा एग्जाम में बैठने वाला, तो 22 लाख के 22 लाख तो सिलेक्शन होना नहीं है। सीट कितनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? 50,000 है अभी तो। थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, कम ज्यादा इधर उधर, वो सब हटा दीजिए। हम तो 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मान के चल रहे हैं। तो 22 लाख बच्चे में से 50,000 का सिलेक्शन होना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो 22 लाख का 22 लाख बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है। सीरियस पढ़ने वाला बच्चा है 2 ही लाख। मतलब हर 2 लाख मान लो, 2.5 लाख मान लो, मतलब हर 5 में से एक बच्चे के लिए कंपटीशन हो रहा है। तो बस आपको उनसे आगे निकलने के लिए प्रयत्न करना है। तो ध्यान रखें, बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा शिवम सर को भी, शिवम सर मैं लास्ट में 2 मिनट आपको क्लोजिंग दे दूंगा। शिवम सर, आप कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल, अमित सर ने बहुत अच्छी बात कही कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स में ये बात नोट कीजिए कि 70-80% क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल पूछ लेगा, है ना? या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स में जो टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पुली ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर का आ गया, तो ये जो टफ क्वेश्चन है उनको थोड़ा-सा लास्ट में आपको हैंडल करना है, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर देगा, ईज़ी क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा। तो क्यों ना उन क्वेश्चन को पहले करें जो आसानी से हमको 4 नंबर दे दें। ओके? तो अमर सर, आपको आगे से। थैंक यू शिवम सर। लास्ट में मैं अभी क्लोज करता हूं यहाँ पे समरी को, सब कुछ एक बार मैं आपको बता दूं। अमित सर ने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में प्रॉपर बताया, शिवम सर ने आपको क्वेश्चन अप्रोच के बारे में बताया, जावेद सर ने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। मैं लास्ट में आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, पेपर सबके लिए है, उससे ज्यादा जरूरी हमारी जिंदगी है। जिंदगी को एंजॉय करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। एग्जाम की जितनी ज्यादा टेंशन आप लोगे, देखो एक बात बताओ, पता है आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पढ़ा है ना? तो जितना टेंशन लेना आप स्टार्ट करोगे, उतना ही टेंशन और बिल्ड होने लगेगा। तो इसलिए संभाल के रखिए। टोटल क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, यदि 45 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना, 50 है हम जानता हूं, मैं जानता हूं भाई, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर 50 क्वेश्चन थे, आप 50 में से 45 अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है अटेम्प्टेबल। इसमें से आपको 30 से 35 क्वेश्चंस वो होंगे जो आपका 30 सेकंड से 60 सेकंड तक का टाइम लेते हैं। 30 टू 35 क्वेश्चन
सीधे वन लाइनर, सीधे थियोरेटिकल, सीधे अप्रोच बेस, सीधा है स्टीफन कांस्टेंट के डायमेंशन। अब 4 में से ढूंढने, ये 4 हैं, इनमें से किसके सेम है ढूंढना है। एक इलेक्ट्रॉन है, चल रहा है v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स बताओ, बताना है। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन। अब इसमें क्या है, ऑप्शन कैसे, डायरेक्शन की बेस। मतलब देखो एक बात ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल डिफिकल्ट नहीं होता है, ऑप्शन डिफिकल्ट होते हैं। कई बार सवाल आसान होगा, ऑप्शन डिफिकल्ट होंगे। सवालों की भी हम वैरायटी कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी, ऑप्शन इजी। जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये 30 से 35, ये वो वैरायटी है जहां पे क्वेश्चन भी इजी होगा और ऑप्शन भी इजी होंगे। ठीक है, लगभग आपके मैं बता यहां पर यदि कंसीडर करूं तो 3 से 7 क्वेश्चंस के बीच में ऐसे होते हैं बेटा जहां पर क्वेश्चन तो इजी होता है लेकिन ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं। 3 से 7, जरूरी नहीं है सिंगल एक क्वेश्चन भी हो सकता है। जस्ट आई एम सेइंग कि इतनी एक वैरायटी रखी जाती है 3 से 7 क्वेश्चन की, जहां क्वेश्चन इजी होता है, आपको आता है, लेकिन जैसे ऑप्शन की तरफ देखते हैं, हाय दैया अब क्या होगा, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे आपकी टाइम ड्यूरेशन 60 सेकंड से बढ़ जाती है और 90 सेकंड तक चली जाती है। क्वेश्चन इजी है बट ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। जैसे आपने देखा होंगे सवाल, जैसे अभी भी अमित सर ने भी बताया था, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला और टोटल एनर्जी का रिलेशन जो एटम चैप्टर में बताया, सेम रिलेशन कहां पर आता है, ग्रेविटेशन में भी आता है कि भैया किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, या पोटेंशियल कितनी होगी, पोटेंशियल दी है तो टोटल, टाइप ऑफ वैरायटी सैटेलाइट में। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अंदर क्या जीरो है, कंडक्टर में क्या जीरो है, क्या जीरो नहीं है। कंफ्यूजन, ऑप्शन कंफ्यूज करता है कि ग्राफ ऐसे जाके ऐसे है या सिर्फ ऐसे है या यहां से यहीं तक है या ये जो भी है कौन सा ग्राफ है, यहां कंफ्यूजन रहता है। तो ये वैरायटी हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास में 3 से 7 क्वेश्चंस के बीच में ही ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जहां पे क्वेश्चंस भी कंफ्यूज रहता है, क्वेश्चंस कंफ्यूज रहता है लेकिन ऑप्शन इजी रहता है। और लास्ट एक वैरायटी लगभग, अब देखो मैं 3 से 7 लिख रहा हूं तो ये ज्यादा दिख रहा है आपको, बट ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम तक जा रहे हैं और मिनिमम से कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग और ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग। ये 3 से 7 से ऊपर नहीं होता है, नीट के पेपर में 7 से ऊपर ऐसा होगा ही नहीं, बिल्कुल सत्य मानिए। अब ये जो सवाल होते हैं यहां पे आपका 90 सेकंड से लगभग 120 सेकंड तक आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो ये सवाल ऐसे होते हैं जहां पे 120 सेकंड टू 150 सेकंड तक आपका टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। तो जो अमित सर ने आपको बताया ना कि यहाँ 15 मिनट आपको बाकी सब्जेक्ट से चुरा के लाने हैं, वो 15 मिनट कहां खर्चा हो रहे हैं, इन 3 जगह पे। यहां पर भी आप टाइम बचा रहे हो। यकीन मानिए ये 4 के बाहर कुछ नहीं होता। क्वेश्चन इजी, ऑप्शन इजी, 30 से 35 सवाल होंगे मैक्सिमम, नीट में यही होने वाला है फिजिक्स में। 3 से 7 क्वेश्चन तो इजी रहेगा लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। 3 से 7 क्वेश्चन वो होंगे जहां क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग होगा, क्वेश्चन पढ़ के एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद आप समझ पाओगे। लास्ट वैरायटी जहां पे क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग और ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग, दैट्स द फाइनल। और यही वो है जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, सबसे आगे रखता है। जो 180 आउट ऑफ 180 जो लाने वाले बच्चे होते हैं वो यहां पर अच्छा कर जाते हैं। मैक्सिमम बच्चा यहां अच्छा करता है, 90% बच्चा यहां पे अच्छा करता है जो नीट के लिए पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ रहा है उसका तो छोड़ ही दो। ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है। एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, शांति से अच्छी नींद पूरी करना स्टार्ट कर दीजिए। नींद अभी यदि नींद में कोताही बरतना आपने चालू किया तो धीरे धीरे बढ़ती हुई नींद ऐसे आएगी कि एक दिन आपका पूरा नींद का समय ले जाएगी। तो यहां पर हम अपना इस पूरे इसको समाप्त करते हैं और हमारी पूरी टीम की ओर से बेटा आप सभी लोगों को विश यू ऑल दी बेस्ट। हम कहना चाहेंगे अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए, रोज हर एक चैप्टर को धीरे धीरे करते जाइए, फॉर्मूला बुक पे ध्यान दीजिए, जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उनको डेफिनेटली करिए, उनको मत छोड़िए। मतलब जो हमने बताया है उसको नहीं छोड़ना है, बाकी भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो हमने बताया उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो चीजें हमने यहां पर आपको बताई हुई हैं। तो हम सबकी तरफ से बेटा एक बार और विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।